हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर जंतु विज्ञान जूलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कंबाइन क्वेश्चन करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इम्पोर्टेंट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, आपको सभी क्लासें टाइम पे मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन अ यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके दौरान न्यूक्लियस में कौन सा प्रोसेस चलता है। न्यूक्लियस लिखा हुआ है केंद्रक के अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ट्रांसलेशन या फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसमें देखो अच्छे से समझना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कब होगा? जब एमआरएनए तैयार हो, मतलब एमआरएनए जब तैयार होगा, इधर समझो, ये आपका एमआरएनए तैयार है, इस पर मान लो इस तरह से कुछ कोडोन है, ठीक, सी जी कुछ भी हो सकता है, ये कोडोन है। जब इसमें छोटी स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की ओर बड़ी सब यूनिट जुड़ेगी तभी तो टीआरएनए एक्टिवेशन का काम होगा, तभी तो टीआरएनए एक्टिवेट होगा। जब तक एमआरएनए नहीं बना होगा, ये है 3 डेज, ये है 5 डेज, ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए जब कंप्लीट बन जाएगा और ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आएगा, तब टीआरएनए का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि ये पकड़ के अमीनो एसिड लाएगा। ये यहाँ पे 3 को कोड इस तरह से, इसमें जानते हो आप 2 होते हैं छोर टीआरएनए में। एक होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर छोर और एक होता है इधर पढ़ने वाला। इधर पढ़ेगा टीआरएनए और बाहर साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में जो अमीनो एसिड होंगे उसको पकड़ के लाएगा। कौन सा पकड़ के लाएगा? जो ये तीनों के कोड के हिसाब से होगा, जो ये तीनों कोड कर रहे होंगे जिस अमीनो एसिड को, उसी को ये पढ़ के यहाँ से पकड़ के लाएगा और यहाँ पे जोड़ देगा। तो एक्टिवेशन तब होगा जब एमआरएनए बना फिट हो। आपको पता है कि एमआरएनए जो है जब बन जाता है तो न्यूक्लियस से निकलकर बाहर चला आता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन अ यूकैरियोटिक सेल। सेकंड है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी कब होगा? जब न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा एमआरएनए। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, वो भी बाहर ही होगी, क्योंकि ये जब प्रोसेस चलेगा तभी तो पॉलीपेप्टाइड बनेगी। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये केंद्र के अंदर ही घटना घटित होती है। न्यूक्लियस के अंदर एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होगी, इससे बनेगा एमआरएनए। ये एमआरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा, फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस का ही ये पार्ट है, ट्रांसलेशन होगा और बन जाएगी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं बी, सी और डी, ये तो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। साइटोसोल जो आपका कोशिका द्रव्य होता है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ये न्यूक्लियस में होगा। इस तरह से पोजीशन पूछ ली जाती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रिपलेट ऑन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए जो है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक होता है आपका कोडिंग, एक होता है आपका टेम्पलेट, ठीक। टेम्पलेट, जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमको एग्जाम में रहता नहीं, तो शॉर्ट में करेंगे। द टिपलेट ऑन कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के कोडिंग स्टैंड पे जो टिपलेट है, 1 2 3 कोई भी कोडोन होंगे, AUG मैंने लिख दिया है, ठीक है, AUG कोडिंग स्टैंड पे जो टिपलेट है, इज ATG, मतलब वो खुद क्वेश्चन में दिया, सॉरी, तो यहाँ पे ATG आप लिख लोगे। दैट वुड बी द रिक्वायर्ड एंटीकोडोन ऑन करिस्पॉन्डिंग टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है तो अगर डीएनए के कोडिंग ट्रिपलेट में ATG है तो एंटीकोडोन में पूछा है आरएनए के। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाया हुआ है, क्यों? क्योंकि आप अच्छे से समझो, सबसे पहले तो आप इससे बनाओगे एमआरएनए बनाओगे ना, ATG से ये डीएनए दे रखा है। सीधे अगर आपको एमआरएनए दिया होता
फिर पूछा होता है एंटीकोडोन, फिर पूछा होता है एंटीकोडोन टीआरएनए का, तो आप बता देते, क्योंकि आपको पता है जो ये टीआरएनए है, टीआरएनए का ये होगा ना एंटीकोडोन, तो ये पढ़ता है सीधे एमआरएनए को, लेकिन आपको एमआरएनए का कोई डाटा ही नहीं दिया है, आपको दिया है सीधा डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड को, और क्या दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का दिया है, और पूछा है टीआरएनए का एंटीकोडोन, तो बीच वाला मिस कर दिया है, अब उसको आपको निकालना है। तो ये है आपका डीएनए, इसमें आपका ये है कोडिंग, मान लो क्या है कोडिंग, कोडिंग में आपको दे रखा है ए, टी और जी, तो इसका जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का, उसमें क्या होगा, एडेनिन के सामने थाइमिन होगा, थाइमिन के सामने एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, ये होगा आपका टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट से बनेगा आपका एमआरएनए, ये क्या बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए में थाइमिन की जगह पे एडेनिन, एडेनिन की जगह पे यूरेसिल और साइटोसिन की जगह पे गुआनिन होगा। अब आपका ये बन गया एमआरएनए। इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं। अब इसको पढ़ेगा आपका टीआरएनए, क्या पढ़ेगा टीआरएनए। ये टीआरएनए में दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका अमीनो एसिड एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इंड, और दूसरा होगा एंटीकोडोन, एंटीकोडोन इंड। ये जो एंटीकोडोन है इसमें इसके कंप्लीमेंट्री होंगे, तो इसके लिए कौन सा कंप्लीमेंट्री होगा, इसके देखो ये भी एमआरएन, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए, तो एडेनिन की जगह पे यूरेसिल जुड़ेगा, यूरेसिल की जगह पे एडेनिन और गुआनिन की जगह पे साइटोसिन, तो ये आपके एंटीकोडोन का होगा। किसके लिए, अब देखो कितना घुमा के पूछा था, दिया था आपको डीएनए, ये क्या है डीएनए, ये डीएनए है, डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रिपलेट दिया था और पूछा था आपसे टीआरएनए के एंटीकोडोन का, तो समझ रहे हो बीच में दो कोडोन उसने छोड़ दिए आपको निकालने के लिए। इसमें आपको ब्रेन बहुत यूज करना पड़ेगा, वरना तुरंत आप गलत कर दोगे। तो देखो यूएसी किस में आ रहा है, यूएसी सेकंड में देखिए आप, यूएसी कहाँ है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यूएसी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन वाला। ये असर्शन है, ये रीजन है, इसमें से आपको छांटना है और ये आपके रहे ऑप्शन। तो जल्दी से आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए अच्छे से, अपने आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरह से अभ्यास करोगे समझ लो कि आप एग्जाम में ही बैठे हो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो देखिए तो आप पॉज करके अपने आप कोशिश किया करिए करने की, ठीक है। पहला है इन यूकैरियोट्स रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट की बात किया गया है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक में, बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, मैंने भी बताया था, ये दोनों काम तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाएंगे, लेकिन एमआरएनए बाहर आएगा, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आपका अनुवादन का, वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की बात करते हैं, एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म व्हेयर राइबोसोम एंड अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यस, ये भी करेक्ट है, रीजन भी, मतलब आपसे बताया गया है ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में। फिर कारण क्या है, कारण यहाँ देखो, एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, मतलब रीजन में ये बताया गया है एमआरएनए जो आपका है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है आपका, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल होते हैं क्या, राइबोसोम्स और अमीनो एसिड्स, जो कि न्यूक्लियस में नहीं है, इसीलिए ट्रांसफर किया जाता है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें आप मैच करिएगा। हम आपको सीधा बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों करेक्ट हैं। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मतलब रीजन जो है कारण वो भी सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग पोलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, मतलब वही प्रोटीन सिंथेसिस, बाय द फॉलोइंग एंजाइम्स इन विच केस इलोंगेशन अकर्स इन 5 days to 3 days डायरेक्शन, मतलब कौन से एंजाइम पूछा है, एंजाइम पूछा गया आपका, कौन से एंजाइम के थ्रू पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है 5 days से 3 days।
तो ऑप्शन आप पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, फिर आंसर दीजिए। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको मैं बता दूं, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए तीनों एंजाइम 5 से 3 डेज ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन। हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें हिंदी में भी बता देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए, मतलब एमआरएनए का ट्रांसलेशन कहाँ होता है। साइट पूछा है, साइट, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी या फिर राइबोसोम। जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। आपको पता है न्यूक्लियस में होगा नहीं ट्रांसलेशन, एमआरएनए का ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ये गलत हो गया। न्यूक्लियोलस में ये भी नहीं, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो वहाँ से तो बाहर निकल आया है एमआरएनए। गोल्जी बॉडी का इसमें कोई काम ही नहीं। राइबोसोम, ये करेक्ट है, क्योंकि राइबोसोम की जो यूनिट होती है उसी पे के ऊपर तो एमआरएनए से का ट्रांसलेशन होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप प्रैक्टिस करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एट द राइबोसोम्स। पहला है मोस्ट ऑफ सेल्स डीएनए मोलिक्यूल्स आर स्टोर्ड देयर, मतलब राइबोसोम में डीएनए मोलिक्यूल स्टोर होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड देयर, यस करेक्ट। प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम पे होता है, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप साथ साथ पहुंच करके जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फर्स्ट है when the small subunit of the ribosomes encounters an mRNA the process of translation begin। तो हमको तो यही सही लग रहा है, आप प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिए, सभी ऑप्शन पढ़िएगा, फिर सोचिएगा, लेकिन आंसर आपका यही है। इन सब ऑप्शनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ ऑप्शन इसके यहाँ भी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउस कीपिंग प्रोटीन्स अक्कर इन, कहाँ पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल इसमें भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें भी होंगे, साइटोस्केलेटन में भी होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग चेन एलोंगेशन पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड्स बाई, किसके द्वारा, ये बताना है आपको। आपको पता है ना, जब चेन की इलोंगेशन होगा, जब ट्रांसलेशन चल रहा होगा, तब क्या होता है। मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहीं इसी उदाहरण में देखिए, ये ट्रांसलेशन यहाँ प्रोसेस चल रहा है, ये अमीनो एसिड तमाम आएंगे, इस तरह से अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब चेन जब बन रही है पॉलीपेप्टाइड, तब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। थोड़ा डिटेल में जाए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप आ गया है, तो थोड़ा आपको कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको पता है जो अमीनो एसिड है, ये डिब्बा बनाए हुए एक अमीनो एसिड को दर्शा रहा है। अमीनो एसिड क्या होता है, सिंपली आपको पता है, कार्बन से एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, और एक आपका आर ग्रुप होगा, जो कि अलग अलग चेंज होता जाएगा और अमीनो एसिड चेंज होता जाएगा। तो जो ये एक अमीनो एसिड है, इसी तरह से दूसरा अमीनो एसिड भी होगा, इसी तरह से आपका दूसरा अमीनो एसिड भी होगा, COOH। तो दो अमीनो एसिड के बीच में किस तरह से बॉन्ड बनता है, तो इस NH2 को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, एक इधर H और एक इधर N से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और इस कार्बोक्सिलिक के कार्बन और जो अमीनो ग्रुप है इसके नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल रिमूव होगा और ये बन जाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पूछी गई है, किसके द्वारा यह संभव होता है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, बताइए जल्दी से। पहला है अमाइनो असाइल ट्रांसफरेज, या फिर अमाइनो असाइल सिंथेटेज, या फिर पेप्टाइड ट्रांसफरेज, या फिर क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल तो एक फार्मूला होता है, एंटीबायोटिक फार्मूला है।
ठीक है, तो इसमें आपका सी करेक्ट होगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम होता है विकर, इसी के थ्रू ये कार्य संभव होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, करेक्ट कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। ए और बी को आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट है पहला है आपका मोनोसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कैन प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। बिल्कुल गलत बात। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब एक ही सिस्टोन होगा उसमें। सिस्टोन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन को ही तो बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के अंदर सिस्टोन होते हैं। मोनोसिस्टोनिक का मतलब सिर्फ एक जीन, सिर्फ एक जीन होगा, सिर्फ एक जीन होगा मोनोसिस्टोनिक। जब एक जीन होगा तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। यहाँ लिखा है कैन प्रोड्यूस सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये बात गलत हो गई, क्योंकि अगर पॉलीसिस्टोनिक होता तो वो प्रोड्यूस कर सकता था सेवरल टाइप की बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक है तो सिर्फ एक ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सेकंड स्टेटमेंट है द टर्मिनेशन कोडोन इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। यस, ये बात करेक्ट है, क्योंकि एमआरएनए जो होता है उस पर टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए पे ही तो स्टार्टिंग में AUG होगा जो कि इनिशिएशन कोडोन होता है, प्रारंभन कोडोन, और लास्ट में एमआरएनए में क्या होता है, या तो UAA होगा या इसके अलावा UAG हो सकता है या फिर UGA हो सकता है। तीनों क्या होते हैं, टर्मिनेशन कोडोन, तो ये प्रेजेंट होगा। ये बात आपकी करेक्ट है, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट A इज रॉन्ग, पहला गलत है, एंड B इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको डरना नहीं। अगर आप सभी क्लासें बराबर कर रहे हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। एक बार ये जरूर कह रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर जरूर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज असेंबल्ड ऑन राइबोसोम, DNA, RNA या फिर न्यूक्लियोलस। पॉज करके जरूर ट्राई करिए। तो इसका आंसर करेक्ट होगा राइबोसोम। आसान क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। अगला क्वेश्चन है DNA पार्ट्स व्हिच कैन स्विच दियर पोजीशंस आर। मतलब DNA का ऐसा कौन पार्ट है जो कि अपनी पोजीशन को स्विच कर सकता है। सिस्ट्रोन, ट्रांसपोजन्स या फिर इंट्रॉन्स या नन ऑफ दीज। पॉज करके ट्राई जरूर करना है आपको प्रत्येक क्वेश्चन को, और लास्ट में मैच भी करना है आपको कि कितने आपके करेक्ट हुए। इससे पता चलेगा आप कितने पानी में हो, ठीक है, और कितना ऊपर भी आपको निकल के आना है। तो इसका करेक्ट होगा B। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ये अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं, DNA का ही पार्ट है। अगला है 13, क्वेश्चन नंबर 13। सम जीन्स इन बैक्टीरिया एंड वायरसेस में कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, दे आर कॉल्ड एज। उनको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स, स्प्लिट जीन्स, नन ऑफ दीज। देखो आपको पता है जो यूकैरियोट्स होते हैं हम लोगों में मोनोसिस्टोनिक जीन पाई जाती है, सिस्टोनिक, और जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स उनमें पॉलीसिस्टोनिक होती है। मतलब एक ही सिस्टोन, एक ही स्ट्रक्चरल जीन से कई सारे प्रकार के क्या बन सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चरल जीन से कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म हो सकती हैं। इसीलिए उसमें ओपेरॉन सिस्टम होता है, क्योंकि आपको लैक ओपेरॉन में मैंने बताया था एक स्ट्रक्चरल जीन जो थी उसमें 5 टाइप की सिस्टोन होते हैं, इसीलिए 5 टाइप के एंजाइम बनते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग साइट होती है, Z साइट, A साइट, B साइट, पढ़े हो ना, I साइट, तो अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो इसको हम ओवरलैपिंग जीन्स भी बोलते हैं, वही जो पॉलीसिस्टोनिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू। बताइए, इसको पॉज करके आपको प्रैक्टिस भी करना है, अपने आप से एक बार ट्राई करिए, सत्य खोजना है इसमें, ट्रू वाला। सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल्स व्हिच प्रोड्यूस्ड एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अगला है द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल्स। यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। म्यूटेशन व्हिच अल्टर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन आर। मतलब म्यूटेशन व्हिच अल्टर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विद इन अ जीन आर, इसको क्या बोलोगे आप, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर आपका मिलना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बोथ ए एंड बी, बेस पेयर सब्सटीट्यूशन भी और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन आप पढ़े हो, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस पेयर में सब्सटीट्यूशन, कई सारे टाइप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये आपके डीएनए के सीक्वेंस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मोबाइल जेनेटिक सीक्वेंस आर कॉल्ड। मोबाइल मतलब गतिमान, गतिमान जेनेटिक सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्टोन या फिर ट्रांसपोजन्स। पॉज करके जरूर ट्राई करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोजन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द जीन्स कंटेन इन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। बताइए क्या बोलते हैं इसको? जीन पूल, एलील, जीनोम, ओपेरॉन। ओपेरॉन तो अलग बात है यार, इसको क्या बोलेंगे? ऑल द जीन्स कंटेन इन अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। एलील तो बोलेंगे नहीं, एलील क्या होता है? एलील तो आप खूब अच्छे से जानते हो क्या होता है। जीन पूल भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीनोम। क्या बोलेंगे? जीनोम। राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसपोजोन्स आर। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? हाउस कीपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स, ट्रांसपोर्टिंग जीन्स या फिर स्टेशनरी जीन्स। जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। तो ये करेक्ट होगा जंपिंग जीन। क्या होते हैं? जंपिंग जीन होते हैं ट्रांसपोजन्स। क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज मतलब जो एक छोटा जीन होता है ना, उसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं भाई। तो इसका फर्स्ट होगा करेक्ट सिस्टोन। मैंने बताया था ना, एक सिस्टोन होगा तो एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, इसी के बेस पे कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अ यूकैरियोटिक जीन कंटेन टू काइंड ऑफ बेस सीक्वेंस व्हिच ऑफ द प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इंट्रॉन, एक्सॉन, बोथ, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए। तो आपको पता है इसमें से कौन करेक्ट होगा? एक्सॉन। एक्सॉन ही प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, इसी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रॉन तो बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं यूकैरियोट्स में, यही तो होता है। यह तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो एक बात मैं आप लोगों से बहुत दिनों से बोलना चाहता था, आज भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, तो उसका टाइम आ चुका है। तो आज के लिए हम बोलना चाहते हैं थैंक यू आप लोगों को फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, डर को एकदम निकाल दो। एग्ज़ाम ही तो है भाई, क्या होता है, एक एग्ज़ाम से क्या डिसाइड होता है। तो परेशान नहीं होना है, बढ़िया प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन आपको लगातार करवा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट भी क्वेश्चन के माध्यम से आपके क्लियर करता हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार लेक्चर देखिए, क्योंकि मैंने लेक्चर में पूरा पार्ट कंप्लीट करवाया है। आपको लगेगा ठीक है, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है, लेक्चर को बार बार पढ़िए, इन क्वेश्चन को भी बार बार स्पीड पे बढ़ा के रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से उठ के क्वेश्चन आएंगे। आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बीएससी के अलावा कोई भी एग्ज़ाम है, नीट है, IIT JEE है, कुछ भी हो, यूपीएससी है, SSC है, कुछ भी हो, रिवीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंटिन्यूटी और रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो चीज़ें अगर बराबर आप चल रही हैं आपके साथ, तो समझ लो सिस्टम आपका संभल ही जाएगा किसी ना किसी दिन। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।